वेलकम बैक गाइस, इस ड्रामा के पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आई सजेस्ट पहले आपको उसे देखकर आना चाहिए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। स्टोरी स्टार्ट होती है एक और वैम्पायर, इसका नाम है लिंग्यू, क्योंकि आज क्लब में जाता है। यहाँ पर वो आराम से बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वो यहाँ पर अपना शिकारी ढूंढने आया था। बाय द वे, यहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है जो कि अपने आप आकर उसके पास बैठ जाती है, बिकॉज लिंग्यू हैंडसम लग रहा था और पैसे वाला होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ उस लड़की ने सोचा होगा। ये नहीं कि वो जल्दी ऊपर पहुंचने वाली है। इसके बाद बात करती है और कहती है क्या हम दोनों साथ में बैठकर यहाँ पर गेम खेलें। लिंगू कहता है कि हाँ बिल्कुल खेल सकते हैं। इतने में एक लड़का भी आ जाता है, वो तो फ्री फोकट में आया था। यहाँ पर वो भी बैठ जाता है, लिंगू की सिगरेट जलाता है और तीनों बैठकर कुछ बातें करते हैं। पर लिंगू के इरादे कुछ अलग ही थे। इसके बाद उन तीनों को एक रूम में ले जाता है। आफ्टर दैट इन दोनों का पूरा प्लस शक कर इन दोनों को मार देता है। लिंगू की बात करें तो वो काफी हार्टलेस वैम्पायर है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि इंसान मरे या जिंदा रहे। यहाँ पर उन दोनों को मारकर रात से चला जाता है। उसे ऐसा लगता है कि इंसान बस वैम्पायर के एक फूड की तरह काम करते हैं और इन्हें जिंदा रहने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर वो किसी वैम्पायर के काम आ रहे हैं तो ये उनका सौभाग्य है। तभी हम ईहान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अपसेट थी और किसी को बार बार कॉल कर रही थी। तभी जियो उसके पास आता है और कहता है कि तुम किससे कॉल कर रही हो। ईहान बताती है कि उसके डैड 2 दिन से कॉल उठा नहीं रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ पर होंगे, मुझे उनकी चिंता हो रही है। जियो कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्या पता तुम्हारे डैड बहुत ज्यादा बिजी हो या तुम्हारी स्टेप मॉम को ढूंढने के लिए गए हो। ईहान कहती है कि प्लीज डैड के बारे में ऐसा मजाक मत किया करो। जियो कहता है कि वो तो बस ऐसे ही बोल रहा था, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता हो रही है तो वीकेंड पे ईहान को उसके डैड से मिलाने के लिए ले जाएगा। ईहान कहती तुम सच बोल रहे हो। जियो कहता है कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मतलब वैम्पायर हूँ, इसीलिए मैं अपने वादे तोड़ता नहीं हूँ, यही मेरी खासियत है। इसके बाद वो कहता है कि चलो मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, अब तुम्हें मुझे इसके लिए पे बैक भी करना होगा। ईयान कहती है कि मुझे क्या करना होगा। जीव कहता है तुम्हें पता नहीं तुम्हें क्या करना पड़ेगा। ईयान कहती है कि नहीं। इसके बाद जीव उसके गले पर उसे फिर से बाइट करता है और कहता है कि बस तुम्हें यही करना था, मतलब कर तो मैंने लिया, बस तुम्हें यहाँ पे खड़े रहना था। इसके बाद हम रीशे को देखते हैं जो कि अपना टेडी बियर लेकर सीढ़ियों पर खड़ा हुआ था। यहाँ पर एक लड़की उससे अचानक से पजेस होकर उसके पास आने लगती है। जैसे ही वो उसके करीब आते ही जीशे उसे करीब लाकर उसका ब्लड सक करने लगता है। इतने में जब मूवी वहाँ पर आता है तो जीशे को उस लड़की से दूर करता है और उसकी याददाश्त मिटा देता है। यहाँ पर वो जीशे को बताता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इंसान को हमें मारना नहीं है। यहाँ पर जीशे कहता है कि कितने दिनों से किसी को हर्ट नहीं किया है। मूवी कहता है कि हमारा एक ही रूल है और वो है कि हमें इंसानों को जान से नहीं मारना। भले ही हम उनका ब्लड यूज करते हैं बट हमें जिंदा रहना है, इसीलिए ना कि हमें उन्हें मारना है। और हमेशा ये बात ध्यान रखा करो कि हमें किसी इंसान को इतना हर्ट नहीं करना है कि वो सीधा मर जाए। और अभी तुम बेलगाम घोड़े की तरह उसका ब्लड सक कर रहे थे। जी से मोई से सॉरी बोलता है और कहता है कि हम सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मोई कहता है कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद हम उसी लड़की को बाहर देखते हैं जो कि बाहर बेहोश पड़ी होती है। तभी उसकी क्लासमेट उसे आकर अप्रोच करते हैं कि आखिर इससे क्या हुआ। जब वो बेहोशी से उठती है तो देखती है कि उसके गले में दर्द हो रहा है। जब उसके सारे क्लासमेट देखते हैं कि इसे तो वैम्पायर ने बाइट किया है तो ऐसे भाग जाते हैं जैसे कि वो लड़की खुद ही वैम्पायर हो। आगे सारे के सारे फट्टू जो थे। इतने में हम क्लास में आते हैं। यहाँ पर क्लास में भी टीचर इन सभी को अवेयर करती है कि वी अवेयर फ्रॉम वैम्पायर्स, बिकॉज वो आजकल खुले सांड की तरह कहीं भी घूम रहे हैं और किसी को भी काट रहे हैं, इसीलिए बेटा बचकर रहना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सभी स्टूडेंट यहाँ पर हामी भरते हैं और जो वैम्पायर है वो कहते हैं कि हमने तो किसी को हर्ट नहीं किया बे, ये कौन कर गया हमारे पेट के पीछे। किसी को कोई पता नहीं था कि आखिर ये कर कौन रहा है। यहाँ पर सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था, अब तक ताऊ भी आकर ईहान के साथ बैठा नहीं था। यहाँ पर जियो को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि नया बंदा मेरी बंदी के साथ आकर क्या कर रहा है। यहाँ पर ईहान को तो कोई चिंता नहीं थी, बिकॉज डेस्क खाली है तो कोई भी बैठ सकता है। आखिर इसे भी बैठ जाना चाहिए था, तो कोई चांस नहीं लग सकता। यहाँ पर वो ताऊ को देख रहा होता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि आकर मेरी बंदी से चिपक गया। हाँ, हिम्मत तो देखो इसकी, वही पूरा ब्लड सक कर लूंगा ना तो जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद यहाँ पर शुन भी इन दोनों को देख रहा होता है। यहाँ पर शुन के इरादे मुझे बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, मुझे खुद उसकी आते समझ भी नहीं आ रही हैं। अब ताओई लिहान के बगल में बैठा है तो उसे उसका पेबैक तो करना पड़ेगा। जब ताओई रास्ते से निकल रहा होता है तभी जीहू अपने पैर पसार कर बैठ जाता है, लेकिन ताओई कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है, वो आगे से निकल जाता है और उसके पैर पर अच्छे से पैर रखकर उसे उसका पेबैक कर देता है और कहता है कि ओ
ओह आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं कि तुम रास्ते में पैर पसार कैसे बैठते हो। यहाँ पर सीयू कहता है कि ओह ये कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा है। ताओई कहता है कि तुमसे ये कहना चाहता था कि नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, अगर ऐसे ही पैर आगे कर रहोगे तो तुम्हें चोट लग सकती है। इतने में ही ताओई गेट से बाहर निकल है, तभी शोन उसके पैर पर पैर रखकर उसे उसका पेबैक कर देता है। यहाँ पर उसके चाहने वाले बहुत हैं। तभी शोन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सीयू को हर्ट करने की, तुम्हें पता है ना कि वो मेरा ब्रदर है, और अगर तुमने उसे हर्ट किया ना तो तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा, अंडरस्टैंड। सो आगे से उससे दूर रहना, और मुझसे भी, नहीं तो मैं तुम्हारी जान लेने में 2 मिनट नहीं लगाऊंगा। चारों को देखते हैं जो कि बैडमिंटन का मैच कर रहे होते हैं। यहाँ पर शुन का खेलने में बिल्कुल ही मन नहीं था। तभी यहाँ पर जीसे उसे कहता है कि तुम बिल्कुल अच्छे से नहीं खेल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं खेलूंगा, आखिर तुम्हारा दिमाग है कहाँ। तभी यहाँ पर जीसे कहता है कि ठीक है, मैं पार्टनरशिप बदल रहा हूँ, ईयान तो मेरे साइड आ जाओ, हम दोनों पार्टनरशिप में खेलेंगे। तभी ईयान कहती कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीयू कहता है कि हाँ तुम अभी के लिए मेरी गर्लफ्रेंड को ले सकते हो, बट हमेशा के लिए नहीं। इसके बाद ये दोनों मैच करते हैं। जियो के बगल में जाने के बाद शुन में कुछ अलग ही एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। इसके बाद फटाफट फटाफट खेलता जाता है। अब वो बात तो वही जाने। इतने में ही मोयान को देखते हैं जो कि आकर ताओई के बगल में बैठ जाता है। यहाँ पर मोयान कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो। मोयान की बात करें तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ही पावर्स है। यहाँ पर वो ताओई का हाथ पकड़कर उसकी सारी पुरानी यादें को जान लेता है। मोयान के पास ये ताकत है कि वो किसी को भी टच करता है तो उसे उसका पास्ट पता चल जाता है। मोयान कहता है कि मैं तुम्हारी व्यथा को समझ सकता हूँ, मतलब तुम्हारी कंडीशन को कि आखिर तुम क्या फील कर रहे होगे। यहाँ पर वो ताओई से ये भी कहता है कि मेरे ब्रदर से दूर रहना, दरअसल वो तुम्हारे लिए सही नहीं होंगे। यहाँ पर ताओई कहता है कि मुझे भी तुम्हारे भाई बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर मोयान और ताओई में काफ़ी सुलह वगैरह हो जाती है, मतलब दोनों के थॉट्स काफ़ी मिलते हैं। यहाँ पर मोयान को पता चलता है कि ताओई ने बचपन में अपने काफ़ी करीबी लोगों को खोया है, और वो भी वैम्पायर्स की वजह से, इसलिए वो वैम्पायर से कहीं ना कहीं हेट करता है। यहाँ पर मोयान भी अपनी कंडीशन बताता है कि जब वो छोटा था तो उसका एक छोटा भाई था जिसको एक दिन वैम्पायर्स ने मार दिया। इसके बाद वो भी किसी के ऊपर अब यकीन नहीं कर पाता। दरअसल हाल फिलहाल के लिए हम दोनों की सिचुएशन काफ़ी सेम है। यहाँ पे ताओई कहता है कि ओह तभी मैं कहूँ तुम मुझसे इतनी अच्छे से बात क्यों कर रहे हो। मोयान कहता है कि मुझे पता नहीं, बट तुम्हारी आंखें देखकर मुझे कहीं ना कहीं शाओफेंग मतलब उसके छोटे भाई की याद आती है, इसलिए मैंने तुम्हें सारी बात बता दी। तभी यहाँ पर ताओई कहता है कि ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करने वाला वैसे भी। दरअसल ताओई एक वैम्पायर हंटर है तो वैम्पायर को मार भी सकता है। ताओई कहता है कि वो तो सब ठीक है, बट तुम्हारे भाइयों का क्या। मोयान कहता है कि मैं सभी को समझा दूंगा कि तुमसे ना उलझें और तुम भी उनसे दूर रहना। इसके बाद हम सारे सीतू फैमिली मेम्बर्स को देखते हैं। यहाँ पर ये सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और साथ में जमकर जीशे को डांट पड़ रही होती है, बिकॉज एक तो उसने खुले में एक लड़की को हंट करना चाहा, ऊपर से वो इतना ज़्यादा हंट कर रहा था कि उस लड़की की जान भी जा सकती थी। दरअसल वो काफ़ी छोटी थी। यहीं पर उसे इस बात पर भी डांट पड़ती है कि जो वैम्पायर हंटर है उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम ट्रबल में पड़ सकते हैं। ये सभी बात कर रहे होते हैं। जीशे को जमकर डांट पड़ रही होती है। जीशे कह रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर शोनो से कहता है कि आखिर तुम बड़े कब होगे, तुम काफ़ी बड़े तो हो गए हो, पर तुम्हारा दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है। जीशे कहता है कि मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मोये ने मुझे सुबह की पॉकेट मनी भी नहीं दी थी, इसलिए वो काफ़ी हंग्री था। यहाँ सभी को चुप होने के लिए बोलती है और कहती है कि शीशे अगर तुम्हें कभी भी भूख लगे, तुम बहुत ज़्यादा हंग्री हो, तो तुम मेरा ब्लड सक कर सकते हो। मतलब मौत को खुद ही दावा दे रही। अब ऐसे तो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते, मैं थोड़ी भागकर खाई में जाकर गिर जाऊंगी, बट ईहान ने यही किया है। टीचर कहता है कि सच में। ईहान कहती है कि हाँ हाँ सच में। इसके बाद वो कहता है कि बेस्ट, क्या मैं अभी तुम्हारा ब्लड शक कर सकता हूँ। इतने में ही वो खड़ा हो जाता है। भाई सीयू खड़ा होता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हो, मैंने तुम सभी को पहले ही वार्न किया था कि ईहान के आसपास भी मत घूमना, तो मेरे सामने उसका ब्लड शक करने की बात कर रहे हो। जीशी कहता है कि तो इसने तो मुझे ऑफर दिया था, इतना अच्छा ऑफर मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ आखिरकार। यहाँ पर जीयू सभी को फिर से याद दिलाता है कि ईहान मेरी है, और मैं कितनी बार कहूँ कि उसे कोई टच करने की भी हिम्मत मत कर जाना। यहाँ पर जीशे कहता है कि तुम होते कौन हो। इसके बाद यहीं पे सुन इन सभी की बक बक सुनकर अपना ब्रेकफास्ट उठकर बाहर चला जाता है। इसके बाद ईहान शुन के पीछे पीछे बाहर आती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम लड़ाई देखकर परेशान हुए। शुन कहता है कि परेशानी दरअसल आखिरकार तुम ही हो। ईहान कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। शुन कहता है कि वो हंग्री है, बट उसे खाना नहीं खाना। तभी ईहान कहती है तो तुम्हें क्या चाहिए। शुन कहता है क्या मैं तुम्हारा ब्लड सक कर सकता हूँ। ईहान थोड़ी सोचने के बाद हाँ तुम कर सकते हो, वैसे भी उसका ब्लड तो सभी के लिए फ्री में बट रहा है। यहाँ पर शुन उसे फिर से याद दिलाता है और कहता है कि फिर से सोच लो, मैंने तुम्हें प्रेशराइज नहीं किया, तुम अपने दिल से ये सब कर रही हो। ईहान कहती है हाँ मैंने सोच लिया, अब तुम कर सकते हो। उसके बाद उसका ब्लड सक कर लेता है, काफी थोड़ा सा। तो वो कहता है कि तुम जाओ, तुम पागल हो क्या, तुम सच में मरना चाहती हो। ईहान कहती है कि नहीं, पर तुम्हारी हेल्प मैं करना चाहती हूँ। शुन कहता है कि इतनी भी भोली मत बनो कि एक दिन तुम्हारी जान इसके इस चक्कर में चली जाए।
इतने में ही लिंग यू शुन के पास आता है। यहाँ पर लिंग यू इनकी फैमिली का मेंबर है, लेकिन आजकल वो इनके घर में रहता नहीं है बिकॉज उसके इरादे कुछ अलग ही हुए हैं। वो तो लोगों को मारकर उनका ब्लड सक करने लगा है। शुन को वो अपनी साइड करने में हमेशा लगा रहता है। तभी वो शुन से कहता है कि ओ तो तुम्हारे और तुम्हारे लविंग ब्रदर में क्या हुआ, वो अब तुम्हारी केयर नहीं करता, वो भी एक नई आई हुई लड़की की वजह से। ओ सो सैड शुन, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। शुन कहता है कि ऐसा कोई नहीं है, वो मेरी अभी भी केयर करता है। लिंग यू कहता है कि मुझे तो नहीं लगता, आखिरकार तुम दोनों में वैसे रिलेशन नहीं रहे और मुझे पता है तुम क्या फील कर रहे हो। दरअसल शुन कहीं ना कहीं हमारे जीव को कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है, मतलब ब्रदर से कुछ ज़्यादा। आई नो यू ऑल अंडरस्टैंड। और जब ईहान अंदर जाती है तो बालों से अपने गले को कवर करने की पूरी कोशिश करती है ताकि जियो उसे देख ना ले कि आखिर शुन ने उसके साथ क्या किया है। लेकिन आखिरकार वो वैम्पायर है। इसके बाद वो ईहान के बाल हटाकर देख ही लेता है कि शुन ने उसे बाइट किया है। इसके बाद वो सभी को अंदर जाने के लिए बोलता है कि उसे शुन से और ईहान से अकेले में कुछ बात करनी है। इसके बाद शुन को वहीं से आवाज़ लगाता है। यहाँ पर शुन भी उसकी आवाज़ सुन लेता है। तभी लिंगयू कहता है कि देखो तुम्हारे भाई ने तुम्हें बुलाया है, मतलब पक्का कुछ झगड़ा होने वाला है। वही जब वो अंदर जाता है तो यहाँ पर जियो उसे काफ़ी भारी भरकम तरीके से गुस्सा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईहान को हाथ लगाने की। मैंने पहले भी कहा है कि ईहान को कोई भी टच नहीं करेगा और तुमने तो उसे बाइट करने की कोशिश की है। ईहान कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो मैंने खुद ही हाँ कर दिया था। सीयू कहता है कि तुम चुप रहो, मुझे पता है तुम बहुत ही बोली हो बट शुन तो नहीं है। इसके बाद शुन कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता कब से होने लगी, आखिर तुम मेरे भाई हो या फिर इसके बॉडीगार्ड। शुन अपने गले में कट लगा लेता है और कहता है कि ठीक है तुम्हें ब्लड ही चाहिए ना, तो तुम मेरा ब्लड इसके बदले में ले सकते हो। उसके बाद वो जियो को अपना ब्लड सक करने के लिए फोर्स करता है। तभी जियो कहता है क्या तुम पागल हो। इसके बाद वो ईयान को लेकर शुन को बराबर धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर शुन को इस बारे में बड़ा बुरा लगता है कि उसका लविंग डबिंग ब्रदर अब उससे प्यार नहीं करता। इसके बाद हम जियो को देखते हैं जो कि पूल के बगल में बैठा होता है। इतने में ही शुन उसके पास आता है। यहाँ पर उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है बट जियो नहीं मानने वाला था। इसके बाद बंदा पूल में कूद जाता है और उसे तैरना भी नहीं आता और जियो को ये सब पता था। इसके बाद वो पूल में कूद कर उसे बचा लेता है। यहाँ पर वो कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मरना है, तो ऑलरेडी पता है कि तुम्हें तैरना नहीं आता। शुन कहता है कि मुझे पता है इसलिए तो मैं कूदा था ताकि तुम मुझे बचा सको, तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो ना। यहाँ पर जियो कहता है कि तुम बिल्कुल पागल हो, अब ऐसे कौन मनाता है यार। लेकिन ये सब कर शुन के चेहरे पर हंसी आ जाती है कि आखिरकार जियो ने उसे नोटिस तो किया। अब इसी के साथ हमारा ये पार्टी पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।